से कहे मैं कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है। अब तक आपने सुना कि मीरा सिंह राजपूत, जिसका इकलौता सहारा सावित्री देवी थी, हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थी। मीरा की दोस्त निधि उसे अपने घर ले आती है, जहां निधि के घर वाले उसे बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं और उसे वहां रुकने की परमिशन मिल जाती है। निधि का बड़ा भाई अर्जुन जब मीरा को देखता है तो उसे मीरा अच्छी लगती है। नहाने के बाद जब मीरा ऊपर हॉल की बालकनी में जाती है तो उसकी नजर वहां बनी कमरे के दरवाजे पर जाती है, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था अक्षत व्यास, ए कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ये वही लड़का है जिसका जिक्र कहानी में हो चुका था, लेकिन ये क्या था ये जानना भी बाकी था। अब आगे। बाल सुखाकर मीरा वहां से निधि के कमरे की ओर आती है। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। निधि अपनी और मीरा के लिए कॉफी ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में चली आई। मीरा ने देखा कमरा बहुत ही खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी थी, चौकोर और गोल तकियों का ढेर लगा हुआ था। उसके बीचों बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टेडी। मीरा कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे, उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था जिसके ऊपर किताबें रखी थी और नाइट लैंप भी। बिस्तर से कुछ ही दूर एक बड़ी सी खिड़की और उससे लगकर एक बालकनी थी जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। मीरा को ऐसे देखकर निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी। कहकर निधि बिस्तर के एक किनारे की तरफ चली आई और मीरा भी वहां आ बैठी। उसने निधि को देखा और कहा, समझ नहीं आ रहा निधि, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम फिर शुरू हो गई ना। नीचे दादू ने क्या कहा था कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है, तो उसमें एहसान कैसे हुआ, बोलो? निधि ने मीरा को डपटते हुए कहा, तुम नहीं जानती निधि, तुमने हमारे लिए क्या किया है। मीरा ने शांत भाव से कहा, अच्छा ठीक है, जब जरूरत होगी तो हम तुमसे मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा एहसान। निधि ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, ठीक है। मीरा ने कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे, तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, चलो दो। निधि ने हाथ आगे करते हुए कहा। मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं, तुम जो मांगोगी हम देंगे। निधि मुस्कुराते हुए मीरा के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा भी मुस्कुरा दी। निधि ने वहीं बैठे बैठे मीरा के घर वालों के किस्से सुनने शुरू किए। निधि ने मीरा की तरफ देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान है, मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है। सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ को करते हैं। जानती हो उस जमाने में भी दोनों ने लव मैरिज की थी। हाउ रोमांटिक ना। दादी माँ कोलकाता से है, इसलिए साल में एक बार दादा दादी वहां जरूर जाते हैं, एज ए लव बर्ड्स। इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार है, सच में दादी माँ बहुत लकी है, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उन दोनों के बाद मम्मी पापा। पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं और मम्मा पापा की जरूरतों का ख्याल रखने में बिजी रहती है। जब घर में हो तब भी, ऑफिस हो तब भी, फोन करके उन्हें खाने और दवाइयों के बारे में याद दिलाती रहती हैं। निधि रुकी और मीरा की ओर देखकर कहा, पता है मीरा, मम्मी पापा ज्यादा बात नहीं करते, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है। मीरा ने निधि की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, हाँ, उसके बाद अर्जुन भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह है, शांत, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। MBA किया है और अब पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं, निधि ने कहा।
सब हो गए? मीरा ने उठते हुए कहा। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर वापस बिठाया और कहा, अरे एक इंसान के बारे में तो मैं बताना भूल ही गई। कौन? मीरा ने कहा, अक्षत भैया। दुनिया के 8वें अजूबे कहो तो गलत नहीं होगा। उनको ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, मम्मा पापा भी नहीं। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है उनका, हिस्ट्री में कॉलेज में टॉप किया था उन्होंने। निधि ने चहकते हुए कहा। नाइस, मीरा ने धीरे से कहा। वो जो सामने हॉल से लगकर कमरा है ना, वो उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता। उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल है वो, अपने ही घर में क्या अपना क्या पराया। निधि ने कहा। मीरा की आंखों के आगे वो नेम प्लेट आ गई जिस पर लिखा था अक्षत व्यास, ए कॉम्प्लिकेटेड बॉय। मीरा को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। अक्षत से उसका सामना कैसे होगा ये तो वो नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वो बाकी घर वालों से अलग ही था। सबके बारे में बताने के बाद निधि ने कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो ना, तो तुम्हारा इंट्रो मैं लोगों को ऐसे दूंगी कि ये है मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त मीरा, मीरा राजपूत। थोड़ी थोड़ी चुप रहती है, थोड़ी थोड़ी खामोश रहती है, लेकिन इसकी आंखें बहुत बातें करती हैं। अरे बस करो, हम इतने भी खूबसूरत नहीं हैं, मीरा ने हंसते हुए कहा। निधि ने मीरा की ओर देखा और कहा, हाय कितनी खूबसूरत तो हो, कोई भी मर मिटे। मैं लड़का होती ना तो पक्का शादी कर लेती तुमसे। चुप करो, तुम सच में बहुत नौटंकी हो, मीरा ने उठते हुए कहा। अच्छा मार्केट चलोगी? निधि ने पूछा। निधि, अगले महीने हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 1 महीने कॉलेज नहीं आने की वजह से हमारा सारा रिवीजन बाकी है। हम नहीं जा पाएंगे, प्लीज, मीरा ने कहा। इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर, निधि ने वापस बैठते हुए कहा। अरे तुम क्यों नहीं जा रही? मीरा ने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा नहीं लगता, निधि ने मासूमियत से कहा। अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ, मीरा ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। थैंक्स। अच्छा मीरा, वो जो फर्स्ट नंबर वाला कबर्ड है ना, वो खाली है, तुम उसमें अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना और बुक्स मेरी टेबल पर रख देना, और कुछ चाहिए हो तो मम्मा से कह देना या मुझे फोन कर लेना। निधि एक सांस में सब भूल गई। हम सब देख लेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मीरा ने अपना बैग खोलते हुए कहा। निधि अपना पर्स और फोन लेकर वहां से चली गई। मीरा ने दरवाजा बंद किया और फिर निधि के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी। सामान रखकर मीरा ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया मीरा को पता ही नहीं चला। उसने किताब उठाई और लेकर बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। मीरा इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़े जा रही थी। तभी एक चमक उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। मीरा ने उसे देखा, लेकिन वो चमक सीधी उसकी आंखों में आ रही थी, जिसे वह चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पाई। वो तेज चमक शीशे की थी। मीरा साइड हुई तो पट्टों की ओर में खड़े नीचे एक शख्स की आंखें दिखी। जिस शीशे की चमक मीरा की आंखों में आ रही थी, वो शीशा नीचे खड़े उस शख्स की घड़ी का था जो उसके हाथ में बंधी थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, एक बार फिर वही रोशनी मीरा के चेहरे पर आ गई। मीरा ने देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ उसके सुर्ख होंठ दिखाई दिए। मीरा को झुंझलाहट हो रही थी। एक तो वह तेज रोशनी, ऊपर से वह नीचे खड़ा लड़का जिसे वह देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों ने मीरा की बेचैनी जो बढ़ा दी थी। बालकनी से लगी हुई तार पर कपड़े सूख रहे थे। मीरा ने जैसे ही उस तार को पकड़ा, वह तार टूटी और उसके सारे कपड़े मीरा पर आ गिरे। मीरा उन कपड़ों में ऐसे उलझी कि उस शख्स को देख ही नहीं पाई। जब उठी और नीचे देखा तो उसे बाहर जाता दिखा। मीरा को पहली बार बहुत निराशा हुई। हाथ में पहनी लड़के की घड़ी का शीशा अभी भी चमक रहा था। चलते चलते उसने जैसे ही हाथ उठाया, एक तेज रोशनी एक बार फिर मीरा की आंखों में आ गिरी। मीरा अंदर आकर लेट गई, लेकिन आंखों के आगे पार पार वो 2 आंखें और सुर्ख होंठ आ रहे थे। मीरा की झुंझलाहट अब और ज्यादा बढ़ गई तो वह कमरे से बाहर आ गई। नीचे आकर वह बगीचे में दादी के पास चली आई। दादी ने देखा तो उसे अपने पास आने को कहा और बोली,
मन लग गया ना मीरा? जी दादी माँ, मीरा ने धीरे से कहा। आओ बैठो, दादी ने बड़े प्यार से कहा। तो मीरा आकर उनके पास बैठ गई। दादी ने बड़ी गौर से देखा और कहा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ किसी ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, मीरा ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर इतने प्यारे से चेहरे पर परेशानी के भाव क्यों? देखो मैं दादी माँ हूँ, सब चेहरा पढ़ लेती हूँ, दादी माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। दादी माँ, वो यहाँ नीचे कोई था क्या? मीरा ने झिझकते हुए पूछा। यहाँ? हाँ हाँ, वो कुछ देर पहले अक्षत आया था, लेकिन वो पट्टा एक जगह कहाँ रुकता है, आया कि वापस चला गया। उस लड़के को बस 10 दिन भर घूमना फिरना मस्ती करना है, पता नहीं अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेगा ये, दादी ने कहा। ओह, तो वही थी, उनसे अभी मिली भी नहीं हूं और टॉर्चर करना शुरू। आई होप हम उनसे ना ही मिले, मीरा ने मन ही मन कहा। क्या हुआ? तुमसे उसने कुछ कहा क्या? दादी ने पूछा। नहीं नहीं दादी माँ, कुछ नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, मीरा ने कहा। अच्छा, तुम कहाँ से हो? दादी ने पूछा। जी, भोपाल से, मीरा ने कहा और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिससे मीरा उन आंखों को कुछ देर के लिए भूल गई। दादी माँ ने उसे अपनी शादी से लेकर अब तक के सफर के बारे में बताया। मीरा खामोशी से उन्हें सुनती रही। दिन चढ़ने लगा था। दादी माँ और मीरा अंदर चली आई। मीरा ने देखा रघु बरामदे में कपड़ों का ढेर लेकर जा रहा था, तो वह मदद के लिए उसके पास आई और कहा, लाइए कुछ कपड़े हमें दे दीजिए। अरे नहीं दीदी, ये अक्षत बाबा के कपड़े हैं, इन्हें तो हमें ही रखना होगा, उन्हें कोई पसंद नहीं है कि उनकी चीजों को कोई हाथ लगाए। मीरा ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा और वह सोचने लगी, आखिर ये अक्षत है क्या? आपको कुछ चाहिए दीदी? रघु की आवाज से मीरा की तंद्रा टूटी, तो उसने धीरे से नामी गर्दन हिला दी। फिर अंदर चली आई। बालकनी में गमलों में पौधे लगे थे। मीरा उनकी ओर चली आई। उसने खराब हो चुकी पत्तियों को अलग किया और गमलों की सफाई करके उनमें पानी देने लगी। दादू बाहर से आ चुके थे। काफी देर से वे मीरा को ये सब काम करते हुए देख रहे थे। मीरा बड़े प्यार से पौधों की सिंचाई कर रही थी, जिसे देखकर दादू की आंखों को सुकून मिल रहा था। वे चलकर मीरा के पास आए और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बड़े दिनों बाद किसी को इतने इत्मीनान से काम करते देखा है। अरे दादाजी आप? मीरा ने दादू की आवाज सुनकर कहा। मीरा, तुम मुझे सबकी तरह दादू ही बुलाया करो, अपनापन लगता है। वैसे तुम आज इस घर में आई हो और आज ही काम में खुद को व्यस्त कर लिया, दादू ने बड़े प्यार से कहा। हमें ये सब काम करना अच्छा लगता है दादू, पौधे भी इंसान की तरह ही होते हैं। जैसे कोई उदास इंसान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुरझाया हुआ पौधा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी माँ कहती थी कि मुरझाए हुए पौधे घर में नहीं रखने चाहिए, अशुभ होते हैं। मीरा ने धीमी आवाज में पौधे पर लगे उस छोटे से फूल को सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। ये पौधे अक्षत लाया था जब पिछले साल हम सब बनारस घूमने गए थे। वहां से लौटते हुए रास्ते में उसने ये खरीदे थे। ये बात और है, घर में लाने के बाद उस नालायक ने इन्हें संभाला तक नहीं, दादू ने कहा। दादू के मुंह से अक्षत का नाम सुनकर मीरा के दिमाग में फिर वही दो आंखें घूमने लगी। उसे खामोश देखकर दादाजी ने कहा, तुम करो, मैं चलता हूँ। दादू वहां से चले गए। मीरा वहीं बैठी अक्षत के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम वह सुबह से लगातार सुन रही थी, लेकिन उसे देखा नहीं था। ए मीरा, वहां क्या कर रही हो तुम? निधि ने बाहर से आते हुए कहा, जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे। निधि को वहां देखकर मीरा उठी, हाथ धोए और हॉल में आ गई। मीरा निधि के पास आई तो निधि ने एक नोटबुक उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे 1 महीने की बैक नोट्स। ये तुम्हें कहां से मिले? मीरा ने हैरानी से कहा। विनीत से, आज मार्केट में मिला था। मैंने उसे कहा कि मीरा 1 महीने कॉलेज नहीं आई थी, तो उसने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। निधि ने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया?
तुम्हें उससे नोट्स नहीं लेने चाहिए थे। मीरा ने गंभीर होकर कहा। ओ कम ऑन मीरा, सब जानते हैं कि विनय तुम्हें पसंद करता है और इसलिए उसने तुम्हें अपने नोट्स दे दिए। निधि ने कहा। हम उसे कल ये लौटा देंगे, मीरा ने कहा। तुम्हारी मर्जी, निधि ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मीरा ने बुक को टेबल पर रखा और निधि के बगल में बैठ गई। निधि ने एक बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालते हुए कहा, खाओगी? तुम्हें पता है ना, हमें चॉकलेट्स पसंद नहीं, मीरा ने कहा। तुम ना दुनिया का 8वां अजूबा हो, अक्षत भैया के जैसे। मतलब तुम दुनिया की पहली लड़की होंगी जिसे चॉकलेट नहीं पसंद। वैसे भी मैं ये अक्षत भैया के लिए लेकर आई थी, उन्हें डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, निधि ने एक पीस मुंह में रखते हुए कहा। अब तक सबके मुंह से अक्षत का नाम सुन सुनकर मीरा थक चुकी थी और इस बार तो निधि ने उसे अक्षत के जैसा भी बता दिया था। मीरा उठी और वहां से चली गई। निधि को बड़ी हैरानी हुई। मीरा के जाने से उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले। अब इससे क्या हुआ? खैर, पहले चॉकलेट खा लो, फिर पूछती हूँ। निधि ने एक और पीस मुंह में रख लिया। शाम हो चुकी थी और ठंड भी पड़ने लगी थी। मीरा ने कबर्ड में रखा अपना क्रीम कलर का स्वेटर निकाला और पहनकर नीचे चली आई। दादी माँ पूजा घर में शाम की संध्या आरती कर रही थी। दादाजी हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे थे। पूजा करते हुए दादी माँ बीच बीच में टोक भी रही थी, आवाज कम कीजिए ना। पर दादाजी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मीरा ये नजारा देखकर मुस्कुरा उठी। हॉल से कुछ दूर बने डाइनिंग एरिया में रघु टेबल पर रखी प्लेटें साफ कर रहा था। उसका ध्यान टेबल पर कम और न्यूज पर ज्यादा था और उसी के हिसाब से उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। मीरा उसके पास आई और इशारों में उसे वहां बैठकर टीवी देखने को कहा और उसके हाथ से कपड़ा लेकर खुद प्लेट पहुंचने लगी। रघु मीरा के इस व्यवहार पर मुस्कुरा उठा। वहां से मीरा किचन की ओर आई और दरवाजे पर आकर रुक गई। उस दरवाजे पर खड़े होकर राधा ने जब देखा तो कहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मीरा ने कुछ नहीं कहा, शायद वह कहने से हिचकिचा रही थी। राधा ने उसका चेहरा देखा तो उसकी परेशानी समझ गई और कहा, तुम सोच रही होंगी कि हम ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत, तो रसोई के अंदर आऊं या नहीं, यही बात है ना? जी, हम राजपूत जरूर हैं लेकिन शाकाहारी हैं, मीरा ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, राधा ने मुस्कुरा कर कहा। मीरा अंदर आई। किचन एक कमरे जितना बड़ा था। सारा सामान व्यवस्थित जमा हुआ था। किचन देखकर मीरा इतना तो जान चुकी थी कि राधा सफाई पसंद थी। वह किचन की हर चीज को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने रैंक में रखे कॉफी मग पर गई। मीरा ने उसे उठाया। उस पर किसी लड़के की तस्वीर थी, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथ को अपने चेहरे के बिल्कुल आगे किया हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। My eyes are enough for you to fall in love with me. तुम्हारा मेरे प्यार में पड़ने के लिए मेरी आंखें ही काफी है। मीरा ने पढ़ा तो उसे बहुत अजीब लगा। वह जैसे ही पलटी, राधा पीछे खड़ी थी। उसने मीरा के कहने से पहले ही मग की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा अक्षत, इसे तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कि लास्ट बर्थडे पर निधि ने ली थी और इसे गिफ्ट की थी। मीरा ने अक्षत के बारे में फिर से कुछ नया सुना तो अंदर ही अंदर झुंझला उठी। मीरा को खामोश देखकर राधा ने कहा, इसे वहां रख दो। कहकर मीरा पलटी और हाथ को जोर से झटका, वैसे ही जैसे हम कोई सामान फेंकते हैं। लेकिन उसने मग फेंका नहीं, बल्कि वापस रख दिया। राधा सब्जियां काटने में बिजी थी तो मीरा उसके पास आई और कहा, हम आपकी कुछ मदद करें? नहीं बेटा, मैंने सब कर लिया है, बस दादाजी के लिए कुछ फीका बनाना है। तुम कुछ लोगी? चाय, कॉफी? राधा ने कहा। नहीं आंटी, आपकी हेल्प करते तो हमें अच्छा लगता। वैसे भी जब से आए हैं तब से मेहमान जैसा महसूस कर रहे हैं, मीरा ने मासूमियत से कहा। अच्छा तो ये बात है, फिर एक काम करो, वो वहाँ कच्चा नारियल रखा है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े। अक्षत को नारियल की चटनी बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा वो। राधा ने सब्जियां बर्तन में डालते हुए कहा। मीरा ने कहा और चाकू उठाकर नारियल की ओर बढ़ गई।
उसने नारियल का टुकड़ा उठाया और उस पर ऐसे चाकू चलाया जैसे वो नारियल नहीं बल्कि अक्षत की गर्दन हो। इस एक नाम ने आज उसे जितना परेशान किया था शायद ही जिंदगी में किसी ने किया हो। जिसके नाम से मीरा इतना परेशान थी, वो खुद जब उसके सामने आएगा तब क्या होगा कोई नहीं जानता था। नारियल काटकर मीरा बाहर चली आई। उसने राधा को डाइनिंग पर खाना लगाने में मदद की और फिर हाथ मुंह धोने चली गई। मुंह धोकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो परेशानी के भाव उसके चेहरे से साफ साफ झलकने लगे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए वह मन ही मन खुद से कहने लगी, आखिर क्या भला है ये अक्षर। घर में सबकी जबान पर उसी का नाम है, हर कोई बस उसी की खुशी की बातें करता है। अच्छा है या बुरा है कुछ पता नहीं चल रहा। और फिर उसके ये अजीब थॉट्स, आखिर कौन है ये अक्षर। मीरा के साथ साथ आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर क्या भला है अक्षर। हमारे अक्षर जैसे मिलने के लिए आप लोग भी उतने ही बेचैन होंगे जितने हमारे मीरा। ये इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म होगी। तब तक सुनते रहिए कितनी मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।